हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं बच्चों? मौज बहार। तो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। आप सभी का सी एस एग्जीक्यूटिव में स्वागत है। तो आप बच्चे सब सी एस ई ई टी कोर्स पास आउट करके आए हैं, सी एस ई ई टी प्रोग्राम पास करके आए हैं। आप सब अब सी एस एग्जीक्यूटिव में आए और आपको पता है एग्जीक्यूटिव में हमारे दो ग्रुप है बच्चों। और ग्रुप वन का जो पेपर है बेटा कंपनी लॉ, उसकी बेटा आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आप में से कुछ बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, अवेयर होंगे, मुझसे पढ़े होंगे, यूट्यूब पर क्लासेस ली होंगी। और जो नहीं जानते, मैं अपने बारे में ब्रीफ एक आपको बता देता हूँ। माई सेल्फ सी एस आशीष अरोड़ा एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 साल से बच्चों मैं सी एस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। एंड आई हैव टोट मोर देन 9,000 स्टूडेंट। 9,000 से ज़्यादा बच्चों मैं पढ़ा चुका हूँ अभी करंटली। तो ये मेरे बारे में बेटा ब्रीफ था। और अभी जो आप सी एस एग्जीक्यूटिव में आए हैं, आप सबको पता है हमारे एग्जीक्यूटिव में दो ग्रुप है बच्चों। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव में कितने ग्रुप है? दो ग्रुप्स है बच्चों, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ठीक है, ग्रुप वन में हमारे कितने पेपर हैं? ग्रुप वन में हमारे 4 पेपर हैं। एज वेल एज ग्रुप टू में भी कितने पेपर हैं? हमारे 4 पेपर हैं। ठीक है सर। और बेटा ग्रुप वन में जो आपके 4 पेपर हैं, मैं अभी ग्रुप वन की बात करता हूँ बेटा। ग्रुप वन में आपके जो 4 पेपर हैं, वो आपका पहला है कंपनी लॉ सी एल, सेकेंड है जे आई जी एल जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, थर्ड आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, एंड फोर्थ आपका टैक्स। ये तीनों पेपर बच्चों मैं ही पढ़ाता हूँ सी एस एग्जीक्यूटिव में। और आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं कंपनी लॉ। जी हाँ, ये बेटा कंपनी लॉ जो आज शुरू करेंगे, आपने ये कंपनी लॉ के बारे में सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में भी पढ़ा हुआ है। मतलब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट था, आपने वहाँ पर भी सी एस ई ई टी में कंपनी लॉ के बारे में पढ़ा है, बट वहाँ पर आपने ओवरव्यू लिया था बच्चों। और आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबके लिए बेटा लेटेस्ट क्लासेस बच्चों ये रिकॉर्ड की जा रही हैं आप सबके लिए। और जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में बच्चों। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंपनी लॉ बेटा। हाँ जी, और इसमें पढ़ेंगे क्या? कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, बट सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंपनी लॉ। अब बेटा ये थोड़ी सी आपको बात बता दूं, ये कंपनी लॉ का जो सिलेबस है ना हमारा, ये कंपनी लॉ का सिलेबस हमारा 3 पार्ट्स है बेटा। हाँ जी, 3 पार्ट में है। पार्ट ए जो हमारा है, पार्ट बी जो हमारा है, और पार्ट जो सी हमारा है। पार्ट ए बच्चों आपका 50 मार्क्स का आता है आपका कंपनी लॉ में। जी हाँ। और पार्ट बी आपका 40 मार्क्स का आता है। और पार्ट सी आपका 10 मार्क्स का आता है। ये आपका बेटा पूरा कोर्स का 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कंपनी लॉ बेटा जो सिलेबस है आपका, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, इसको याद रखिएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हम कैसे शुरू करेंगे? पार्ट ए से शुरू करेंगे। पहले पार्ट ए कंप्लीट करेंगे 50 मार्क्स के लिए, फिर पार्ट बी कंप्लीट करेंगे 40 मार्क्स के लिए, देन वी मूव करेंगे पार्ट सी पे। अब बच्चों ये बात हो गई। अभी आपने सी एस ई टी में बेटा कोई पार्ट वाइज तो पढ़ा नहीं है। आपने सी एस ई टी में तो आपने बेसिक ओवरव्यू बेटा पढ़ा था कंपनीज एक्ट का। ठीक है जी। अब आज बेटा हम क्या करेंगे? कंपनीज एक्ट के बारे में जानेंगे बातें। बट कंपनीज एक्ट के बारे में जानने से पहले बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको पता है हमारा सिलेबस है। कंपनी लॉ एक हमारा सब्जेक्ट है। और इस कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ना क्या? हमें इस कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013। चलिए सर, ये तो बात समझ आ गई कि हमें एक एक्ट पढ़ना है, और एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अब सुनो ध्यान से बेटा, कंपनीज एक्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, फिर ही एक्ट शुरू करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग कंपनीज एक्ट, कुछ चीज़ें बेटा जो कंपनीज एक्ट को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, तब उसके बाद अगर कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तभी फ़ायदा है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज़ सुप्रीम, हु इज़ सुप्रीम, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? हाँ जी, हु इज़ सुप्रीम, कौन इंडिया में बड़ा है? तो बच्चों आपके जवाब मुझे चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ा कौन है बच्चों? हाँ जी, मैं ऑप्शन दे देता हूँ बच्चों। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में प्राइम मिनिस्टर आ रहा होगा।
ठीक है जी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर लिख दिया। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में प्रेसिडेंट आ रहा होगा, तो मैंने प्रेसिडेंट का ऑप्शन भी दे दिया। और हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे भी हो जिनके दिमाग में ये आ रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, तो मैंने वो भी लिख दिया। और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है जो स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो ये बेटा आपके पास 4 ऑप्शन। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन है हमारे इंडिया में सुप्रीम, तो आप लोगों में से कुछ बच्चों के मन में अभी भी चल रहा है पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है हमारे प्रेसिडेंट साहब चल रहे हैं, और कुछ बच्चों के दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कुछ बच्चों के दिमाग में चीफ मिनिस्टर। बट बेटा सबसे हमारे ऊपर सुप्रीम जो हमारे इंडिया में है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम कौन है? हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कुछ भी ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा यहाँ पर क्या है? COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या है? सुप्रीम है बच्चों। क्या है ये? सुप्रीम, सबसे बड़ा है बच्चों ये। अब आपने सुना होगा भारत का संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान हमारा डेमोक्रेसी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। आपने ये भी सुना होगा संविधान हमारा किसकी बात करता है? डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करता है। हमारे इंडिया में कहते हैं लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो है सिटीजन है। वो लोकतंत्र में सबसे जो बड़ा है वो कौन है? सिटीजन। सिटीजन के पास हर 5 साल में पावर आती है कि वो जिसको चाहे प्रधानमंत्री बनाना चाहे, देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। फिर हमने क्या करा? चुना मिस्टर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के कैंडिडेट वो थे। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, और वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो है वो किसको पावर देता है? वो सिटीजन को पावर देता है कि आप क्या करो, आप क्या करो भाई, आप क्या करो। चुनाव 5 साल में चुनाव होंगे, आप ही डिसाइड करोगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो हमारा जो इंडियन सिस्टम है ना, हाँ जी, जो हमारा क्या है? इंडियन सिस्टम है बेटा, ध्यान से सुनिए। हमारा संविधान कहता है कि जो इंडियन सिस्टम है इसमें 3 तरह की बॉडी है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से जन्म लिया है। हमारा संविधान कहता है इंडियन सिस्टम में 3 बॉडीज़ है बेटा, जिनको जन्म किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने जन्म दिया है। पहली मैं बॉडी बताता हूँ बेटा, इंडियन सिस्टम में 3 बॉडी के बारे में बताने वाला हूँ, जिन तीनों ही बॉडी को जन्म किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सबसे पहली बॉडी यहाँ पर है लेजिस्लेटिव बॉडी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे सबसे पहली बॉडी जो है वो कौन सी है? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है? लॉ बनाना बेटा। हाँ जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ मेकर, जो क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। अब बेटा लॉ जो बनाया जाता है वो आपको पता है 2 तरह के लॉ बनते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनता है बेटा, और एक स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बनता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनता है वो पार्लियामेंट से पास होकर बनता है, ठीक है जी। और एक होता है बेटा स्टेट गवर्नमेंट का लॉ, जो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट असेंबली होती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बोलते हैं, वहाँ से पास करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर आप एक चीज़ समझिए, इंडियन सिस्टम जो हमारा है उसमें 3 बॉडी है। सबसे बॉडी कौन सी? सबसे पहली बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ बनाना। लॉ कौन बनाएगा? एक तो पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में लॉ कौन बनाएगा? स्टेट असेंबली। और इन दोनों को पावर कहाँ से डिराइव हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। मुझे एक बात बताइए कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट असेंबली लॉ बनाएगा, ये पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द पावर टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप लॉ बनाइए। ऐसे ही पार्लियामेंट ने पावर दी स्टेट असेंबली को, विधानसभा को, आप लॉ बनाइए स्टेट में जो चलेंगे। तो बेटा लॉ मेकर बॉडी को पावर कहाँ से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनी। दूसरी हमारे यहाँ इंडिया में बॉडी है बेटा, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है जी। दूसरी हमारे यहाँ पर क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन देखना। हाँ जी, इसका काम क्या होता है?
एडमिनिस्ट्रेशन देखना। ये आप सबको पता है कि एक स्टेट को चलाने वाला कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर होता है। और हर एक स्टेट में गवर्नर होता है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल। क्या बोलते हैं उसको? राज्यपाल। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के पास एक स्टेट में पावर होती है। ऐसी देश को चलाने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और बेटा यहाँ पर इसके साथ कौन है बेटा? प्रेसिडेंट है। अब आप गौर करिएगा बच्चों, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, गवर्नर आता है, प्रेसिडेंट है। इनको भी पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। प्राइम मिनिस्टर जो भी काम करते हैं उसको पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है कि आप क्या करिए? एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो भी प्रधानमंत्री अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, इवन चीफ मिनिस्टर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, उसको पावर किसके द्वारा दी गई है? उसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। ये बात समझे बच्चों आप? अभी आप देखते हो कि ये पावर जो यूज़ की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, चीफ मिनिस्टर द्वारा, ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर पावर यूज़ की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन को कभी ब्रीच नहीं कर सकते। पीछे आपने सुना होगा राहुल गांधी ने आरोप लगाया था बच्चों एक नरेंद्र मोदी पे कि जो राफेल डील हुई है, राफेल आपको पता है फाइटर जेट मंगवाया इंडिया ने फ्रांस से। राफेल फाइटर जेट इंडिया ने फ्रांस से मंगवाए। राहुल गांधी जी कहते हैं इसमें जी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें करप्शन हुआ है इस डील में। हमारे टाइम पर सरकार क्या कर रही थी? कम में खरीद रही थी। आज के टाइम पर सरकार 500 कुछ 26 पता नहीं कितने करोड़ में एक राफेल खरीद रही है, जो ज़्यादा है। आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि पीएम ने क्या करा है? कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर काम नहीं करा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जो भी काम करोगे, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को पावर जो दी जाती है, वो पब्लिक के हित में करोगे, अपने वेलफेयर के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं करोगे। तो याद रखिएगा बच्चों, जितने भी हमारे देश में क्या है, जितनी भी हमारे देश में बच्चों क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन सबको पावर कहाँ से डिराइव हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरा हमारे यहाँ पर बच्चों एक क्या है? जुडिशरी बॉडी है। तीसरा हमारे यहाँ पर क्या बच्चों? जुडिशरी बॉडी भी है। तीसरा हमारे यहाँ पर क्या बच्चों? जुडिशरी बॉडी है। और जुडिशरी बॉडी का काम क्या होता है? जुडिशरी बॉडी का काम होता है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। लॉ जो बनता है उसको इन्फोर्स करवाना। एक बात बताइए, लॉ तो बन गया, अब लॉ को कोई ब्रीच कर देता है तो उसका केस कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है बेटा, जुडिशरी बॉडी के पास जाता है। जुडिशरी बॉडी बोले तो बेटा किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोर्ट सिस्टम की। इसी कोर्ट सिस्टम को मैंने किस नाम से बोला? इसी कोर्ट सिस्टम को मैंने जुडिशरी बॉडी के नाम से बोला। और इनका काम क्या बेटा? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, लॉ की इन्फोर्समेंट करना बच्चों। जो लॉ है अगर उसको किसी ने ब्रीच करा है तो उसको इन्फोर्स करवाना, उसको अप्लाई करवाना। तो ये तीन अलग अलग बॉडी है इंडिया में। इन तीनों को ही पावर कहाँ से डिराइव हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। चाहे इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बना रही है उसको भी पार्लियामेंट ने पावर दी है, चाहे हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लॉ को क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है देश में, उसको भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। चाहे हमारे यहाँ पर जुडिशरी बॉडी जो इन्फोर्समेंट का काम करती है, जितने भी इन्फोर्समेंट की बात आती है लॉ की, वो कोर्ट में जाती है। इसके अलावा एक और काम करता है बेटा ये जुडिशरी में, आपको बता दूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। एक बात बताइए, लॉ तो बन गया पर लॉ मेकर ने मतलब थोड़ी बताया लॉ का। तो लॉ का मतलब तो कौन बताता है? जब कोई केस कोर्ट के सामने जाता है तो फिर उसको बेटा इंटरप्रिटेट करता है लॉ, मतलब जज साहब खुद इंटरप्रिटेट करते हैं और इंटरप्रिटेट करके अपना डिसीजन सुनाते हैं। दैट मीन्स जज साहब क्या क्या करते हैं, जुडिशरी क्या क्या करती है? एक तो उस लॉ को इन्फोर्स करवाती है। मान लो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट चले जाओगे। तो एक तो कोर्ट क्या करेगा? लॉ को इन्फोर्स करवाएगा। दूसरा उस लॉ को इंटरप्रिटेट भी कौन करेगा? जज साहब करेंगे। तो जुडिशरी बॉडी के दो काम होते हैं बच्चों। जुडिशरी बॉडी के कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं। पहला इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दो काम है बेटा जुडिशरी बॉडी के, लॉ को इन्फोर्स करना एज वेल एज लॉ को इंटरप्रिटेट करना। आई होप ये बात समझ आ गई।
तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा आज के टाइम पर कि इंडिया में सुप्रीम कौन है, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया में सुप्रीम प्रधानमंत्री मोदी है? नहीं बच्चों, हमारे इंडिया में जो सबसे सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके दायरे में रहकर ही बच्चों सबको काम करना है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 3 बॉडीज इंडिया में बनाई और इन तीनों बॉडी को पावर दी। पहला, लेजिस्लेटिव बॉडी को लॉ बनाने की पावर दी। अच्छा, पीछे आपने सुना होगा अन्ना हजारे साहब दिल्ली में आकर अनशन कर रहे थे। अन्ना हजारे साहब ने दिल्ली में आकर अनशन किया था और रामलीला मैदान में अनशन किया था कि करप्शन के ऊपर लॉ बनाओ एक। तो अन्ना हजारे साहब थोड़ी लॉ बना सकते हैं, वो सिर्फ दबाव डाल सकते हैं सरकार पे, क्योंकि लॉ बनाने वाली पावर कौन है? पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। और स्टेट गवर्नमेंट के केस में कौन है? स्टेट असेंबली है। तो बेटा इसलिए लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाती है, इसको पावर किसने दी है? इसको पावर किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। दूसरा, जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो कौन बेटा बना? उसके पास जो पावर्स आती हैं, वो पावर भी कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। प्राइम मिनिस्टर की पावर, चीफ मिनिस्टर की पावर, इनको भी कहाँ से पावर मिली है? इनको पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तीसरा, इस लॉ को जो इन्फोर्स करते हैं एज वेल एज इंटरप्रिटेट करते हैं जुडिशरी बॉडी, उनको भी पावर कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, बेटा वर्ड सुनो, क्रिप्टो करेंसी। नहीं पता आपको क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? आपको पता है लोग बाग शेयर्स में, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी बेटा बहुत सारी करेंसी है, उस करेंसी में भी लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं। एक नाम बोलूँगा, आई थिंक यू हैव हर्ड दिस नेम, बिटकॉइन। बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा बच्चों। बिटकॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। ऐसी और भी बहुत सारी करेंसी है। इथेरियम ये भी एक करेंसी है। एक डॉजी कॉइन ये भी एक करेंसी है। एक अब ये क्या है, बहुत सारी करेंसी है क्रिप्टो करेंसी जिसमें लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं। अब सरकार क्या कर रही है, सोच रही है, बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सरकार सोच रही है कि इस करेंसी को इंडिया में क्या करने हैं? बैन करना। हाँ जी, इंडिया में इसको बैन करना, इसकी ट्रेडिंग को बैन करना, इसकी ट्रेडिंग को बैन करना। आप इंडिया में ये बाय और सेल नहीं कर सकते। अभी ऐसा लॉ नहीं है, बट प्लान कर रही है सरकार, ऐसा लॉ पार्लियामेंट में रखेगी और पार्लियामेंट क्या करेगी? इसको पास करेगी। तो लॉ बनाने की पावर, अब मेरा भी पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, मेरा भी पैसा लगा हुआ क्रिप्टो करेंसी में। कल को बैन होगा तो बेटा सारा पैसा डूब जाएगा। अभी ड्यूअल थॉट में वो क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। बट आप देखिए ये लॉ बनाने की पावर किसकी है? ना मेरी है ना आपकी है। किसकी पावर है ये मुद्दों पर लॉ बनाने की पावर तो सरकार सोचती है लॉ बनाने के लिए, और सरकार फिर एक कमेटी तैयार करती है लॉ बनाने के लिए। वो कमेटी लॉ बनाती है और उसको कहाँ से पास करवाया जाता है? लेजिस्लेटिव बॉडी से पास करवाया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो पार्लियामेंट से पास करवाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है तो बेटा स्टेट असेंबली से पास करवाया जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई, पक्का? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ सुप्रीम है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारी 3 जो बॉडीज़ है बेटा उनको पावर दी है। पहली लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी, तीसरा जुडिशरी बॉडी। आई होप ये बात समझ आ गई आपको, पक्का? ये जो बेटा ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार के अंडर में सब कुछ आता है, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाता है वो भी सरकार के अंडर में। नीति आयोग जो पॉलिसी बनाता है बेटा वो भी सरकार के अंडर में। पर जुडिशरी बॉडी सरकार के अंडर में नहीं आती। मतलब जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, न्यायपालिका, ये सरकार के अंडर में नहीं आता, सरकार के दबाव में काम नहीं करता। अदरवाइज आपने सुना होगा हर एक बेटा एजेंसी सरकार के अंडर में आती है। सीबीआई सुना होगा, सीबीआई जांच होती है। आपने सुना होगा सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो। तो बेटा सब ये किसके अंडर में आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एक्सेप्ट जुडिशरी बॉडी। जुडिशरी बॉडी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट काम करती है। ठीक है जी, ये कैसे काम करती है? इंडिपेंडेंट काम करती है। जुडिशरी बॉडी पे किसका कंट्रोल नहीं है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है जी, आगे बात समझ। तो जो ईडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डू नॉट कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं करती किसको बेटा? जेबी को। जेबी मतलब जुडिशरी बॉडी को। तो ईबी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, डू नॉट कंट्रोल जेबी। जेबी स्टैंड्स फॉर जुडिशरी बॉडी। आई होप इतनी बातें बच्चों आपको समझ आ गई। चलिए बच्चों, अभी हमारा जो कंपनीज एक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इस कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं।
कंपनीज एक्ट 2013 एक लॉ बनाया गया बेटा। ये भी लॉ कहाँ से पास होकर है? पार्लियामेंट से पास होकर है। ये लॉ क्या बात करता है? ये कहता है कंपनीज एक्ट कि भैया जो कंपनी होती है ना, जो कंपनी है, पहली बात तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे मैं और आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हम कौन से पर्सन है? हम नेचुरल पर्सन है। कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। इस आर्टिफिशियल पर्सन को रेगुलेट करा जाता है एक लॉ द्वारा, और उस लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये कंपनीज कैसे चलेगी, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर चाहिए, कंपनी की कब कब मीटिंग होगी, कंपनी कैसे कैसे अपने शेयर अलॉट कर सकती है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, और उसकी रेगुलेशन के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कि किस दायरे में रहकर आपको काम करना है, इसके लिए क्या बनाया गया? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कंपनी बनाई क्यों जाती है? तो कंपनी क्या बनाई जाती है? क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। कंपनी क्यों बनाते हैं? बिजनेस करने के लिए। एक बात बताओ, मुझे अगर मान लीजिए बिजनेस करना है तो मेरे पास कितनी सारी ऑप्शंस हैं। मेरे पास ऑप्शन ये कि मैं पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ये है मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं क्या बना सकता हूँ? कंपनी बना सकता हूँ। तो कंपनी एक बिजनेस करने का तरीका है, एक चॉइस है कंपनी बिजनेस करने के लिए, और उस चॉइस को, उस आर्टिफिशियल एंटिटी को रेगुलेट कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013 करता है। बताइए, इतनी बात समझ आ गई? पक्का इतनी बात बच्चों आपको समझ आ गई अच्छे से? देखिए बच्चों, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा बच्चों, ये मेरा एक असूल है। मैं जितना पढ़ाऊंगा, ये मेरी हमेशा अप्रोच रहती है, मैं जितना क्लास में पढ़ाऊँ आपको सेम डे उतना याद हो जाए। हाँ जी, हमेशा जितना पढ़ेंगे बच्चों उसके नोट्स बनाएंगे। अभी तो मैंने बुक से कुछ शुरू ही नहीं करा बच्चों, ये बुक बेटा कलर्ड बुक मैंने बनाई हुई है, तो अभी शुरू ही नहीं की बच्चों। बुक्स का तो काम अभी आया ही नहीं। अभी तो बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ बच्चों कंपनी लॉ की, कि जो 4.5 महीने हमारा जो सिलेबस चलेगा कंपनी लॉ में, 4.5 महीने लग जाएंगे बच्चों। उस 4.5 मंथ्स के सिलेबस में बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या पढ़ना नहीं, आज उसके लिए बेटा क्या क्या बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कंपनी लॉ 3 पार्ट्स हैं बच्चों आपके सिलेबस के। और ये अगर हम बात करें हमारे देश में सुप्रीमेसी की, तो हमारे देश में सुप्रीमेसी में सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया जाता है? कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है। और कंपनीज एक्ट 2013 ही बताता है कि कितनी सालाना कंपनी को मीटिंग्स करनी है, ठीक है, शेयर होल्डर की मीटिंग करनी है, डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी है, कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। ये सारी बातें कहाँ दी गई हैं? कंपनीज एक्ट में दी गई हैं। इतनी बात आ गई समझ? अब मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है बिजनेस करने के लिए। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता हूँ, मैं पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता हूँ, मैं एलएलपी बिजनेस कर सकता हूँ। उसमें से एक ऑप्शन बेटा क्या है? कंपनी का। आप कंपनी बिजनेस भी कर सकते हैं। ये बात समझ आई? और उसी कंपनी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया जाता है? कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया बच्चों। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो है बच्चों, ये पहला एक्ट नहीं है इंडिया में। एक्ट बेटा हमारा पहला इंडिया में जो एक्ट आया था कंपनीज एक्ट, फर्स्ट कंपनीज एक्ट अगर मैं बात करूं, हाँ जी, एक क्वेश्चन है बच्चों ये आपको अब यहाँ से बेटा अब शुरू हो जाएगा आपका। फर्स्ट कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया, पहला फर्स्ट कंपनीज एक्ट कब आया था? फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन इंडिया, पहला कंपनीज एक्ट कब आया था? तो आप में से कुछ बच्चे जवाब दे रहे होंगे कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 बेटा पहला कंपनीज एक्ट नहीं था। कंपनीज एक्ट 1956 बेटा फर्स्ट कंपनीज एक्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ाद होने के बाद पहला कंपनीज एक्ट था। बट पहला कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। पहला कंपनीज एक्ट तो बहुत पहले बन चुका था बच्चों, और वो बना था 1850 में बच्चों, 1850 में।
1850 में बेटा हमारा पहला कंपनीज एक्ट बना था, और उसके बाद कंपनीज एक्ट 1866 आया, 1882 आया, 1913 आया, फिर 1956 वाला एक्ट आया। तो अगर आपसे कोई पूछे पहला कंपनीज एक्ट कहाँ था, कब आया था इंडिया में, क्या कंपनीज एक्ट 1956 आया था, आंसर इज नो। तो पहला कंपनीज एक्ट इंडिया में 1850 में आया था। फिर इसके बाद बेटा मैं अगर आपको बता दूं, अभी याद नहीं करना वैसे आपको, फिर 1866 में आया, फिर 1882 में आया बच्चों, फिर 1913 में आया, ठीक है जी, और फिर आया 1956 में, और फिर कौन सा आया बच्चों, फाइनली आया 2013। इतने सारे कंपनीज एक्ट हमारे आए हैं बेटा। अगर मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लिखूं और आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे, अब आप जवाब इजीली दे पाएंगे। फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मैं पूछूं आपसे, पहला कंपनीज एक्ट जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद आया बच्चों, अब आपका जवाब क्या होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956। इंडिया के इंडिपेंडेंस बाद, आज़ादी के बाद ये पहला कंपनीज एक्ट था, जो कब आया, 1956 में आया। बट अगर हम बात करें फर्स्ट कंपनीज एक्ट की, तो फर्स्ट कंपनीज एक्ट बेटा 56 में नहीं आया था, फर्स्ट तो 1850 में आया था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात समझ आ गई। दो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे कि पहला कंपनीज एक्ट कब आया था, 1850 में, फिर फर्स्ट कंपनीज एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट कब आया, 1956 में। अब आपको ये भी बात समझ आ रही है कि अभी जो हमारा एक्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013, और इससे पहले जो एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1956 था। हाँ जी, अगर हम अभी की बात करें तो अभी चल रहा है हमारा 2013, और पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। ये बेटा सिचुएशन है। कंपनीज एक्ट 1956 हम स्विच होकर कहाँ पर आए, कंपनीज एक्ट 2013 पर आए। आप मुझे ज़रा बताइए यहाँ पर एक्ट क्या हुआ, चेंज हुआ है बच्चों, एक्ट क्या हुआ, चेंज हो गया। सरकार ने क्या करा, पुराना एक्ट ख़त्म करके नया एक्ट लेकर आई, ऐसा क्यों। बहुत सारे एक्ट सरकार क्या करती है, ख़त्म कर देती है और फिर नया ले आती है। जब कभी भी सरकार नया एक्ट लाए तो बेटा कहते हैं पुराने वाला एक्ट रिपील हो गया। रिपील मतलब ये कानूनी वर्ड है बेटा, लीगल वर्ड है। कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया, रिपील मतलब ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर कौन सा आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। मुझे कारण बताएंगे ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों, कारण बताएंगे ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों कंपनीज एक्ट 1956 खत्म होकर कंपनीज एक्ट 2013 है, ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी भाई, ऐसी क्या दिक्कत थी जो लॉ ही चेंज कर दिया। आपके दिमाग में बच्चों एक जवाब आ रहा होगा, सर अमेंडमेंट्स करने के लिए। बेटा लॉ में अगर कोई चेंजेस करने हैं उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। अगर कोई लॉ में क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं, अगर कोई लॉ में चेंजेस करने होते हैं उसको हम अमेंडमेंट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ओ जवाब आ रहा होगा कि सर कंपनीज एक्ट 1956 में अमेंडमेंट करनी थी इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ले आए। आपने गौर नहीं करा बेटा, अमेंडमेंट मैंने बोला लॉ में कुछ भी चेंज करना हो, एक सेक्शन चेंज करना वो भी अमेंडमेंट है। यहाँ तो बेटा सेक्शन थोड़ी चेंज हो, या तो पूरा का पूरा एक्ट ही चेंज हो गया। यहाँ तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्ट ही चेंज हो गया। अमेंडमेंट्स तो बहुत आई थी, कंपनीज एक्ट 1956 में भरपूर अमेंडमेंट आई थी। मेरा क्वेश्चन था क्यों कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 नया बनाया गया। तो बेटा इसका पहला रीजन है इन्वायरमेंट बच्चों। हाँ जी, इन्वायरमेंट चेंजेस। हाँ जी, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो बेटा पुराना था, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम क्या है, न्यू है। सर समझे नियम। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब कंपनीज एक्ट 1956 में लॉ बनाया गया था तब बेटा मुझे एक बात बताइए, बिजनेस कैसे होता था, डिजिटल बिजनेस चलता था क्या, ऑनलाइन पेमेंट होती थी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, नहीं होती थी ना बच्चों, सब कुछ फिजिकल चलता था। पहले का ज़माना ही पूरा टोटल फिजिकल था। सिर्फ एक इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर था हमारा, एग्रीकल्चर। कृषि प्रधान देश है हमारा, पता आप सबको, इसके अलावा कोई सेक्टर ही नहीं था। तो पहले क्या था बच्चों, इन्वायरमेंटल जिसको ध्यान में रखकर लॉ बनाया गया था वो पुराना था। तब बेटा कोई डिजिटल प्रॉब्लम नहीं, कोई डिजिटल कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के टाइम पर डिजिटल कॉन्सेप्ट आए हैं हर जगह पर। तो करंट एक्ट में क्या देखा गया है
कि जो पुराने वाले एक्ट में प्रोविजन लिखे गए थे वो पुराने वाले वक्त के हिसाब से लिखे गए थे, पर कंपनीज एक्ट 2013 में क्या करा, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर लॉ बनाया गया। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 कहता था कि जब शेयर होल्डर की मीटिंग करवाओ तो शेयर होल्डर को नोटिस भेजो भाई, पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है शेयर होल्डर की मीटिंग करवाओगे भाई, नोटिस भेज दो, पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो, चाहे मेल कर दो। फर्क देखो, कंपनीज एक्ट 1956 सिर्फ पोस्ट और कुरियर की बात करता था। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, चाहे पोस्ट कर मेरे भाई, चाहे तू कुरियर कर दे, चाहे ईमेल कर दे, बात तो क्या एक ही है। क्योंकि नए इन्वायरमेंटल कंडीशंस में क्या है, डिजिटल कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सब लोग फेमिलराइज है इससे। तो बेटा ये चीज एक याद ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आया था। इन्वायरमेंटल कंडीशंस में क्या आया था, इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आ गया था। उस चेंज की वजह से बेटा सरकार को क्या लगा, लॉ नया होना चाहिए, क्योंकि पुराना लॉ नए वाले इन्वायरमेंट में फिट नहीं होता। पुराना लॉ नए वाले इन्वायरमेंट में फिट नहीं होता। एक बात बताइए, कोई एक विलेज का बच्चा, कोई अगर गांव का बच्चा अगर शहर में पढ़ने आए तो आप उसमें एक ड्रास्टिकली चेंज देखते हो बच्चों। पहले उसकी मम्मी यहाँ से बीच मांग से क्या करती है, साइड मांग से बाल निकालती है तेल लगाकर। शहर में आने के बाद उसकी मांग चेंज हो जाती है बच्चों, क्योंकि उसने देखा शहर में ऐसा है। गांव में उसने क्या पहनी है, बॉटम जीन्स से पहनी है, नीचे से बिल्कुल क्या है, खुली खुली जीन्सेस। जैसे शहर में आया उसने देखा नैरो बॉटम चलती है यहाँ तो कॉलेज में, वो अपने आप को अपडेट कर रहा है बेटा। आप देखिए इन्वायरमेंट के हिसाब से, गलत है क्या कुछ? नहीं सर, अपडेट कर रहा है बच्चों इन्वायरमेंट के हिसाब से वो। तो ये बेटा इसलिए एक रीज़न था कि जो पुराना लॉ था वो करंट इन्वायरमेंट में फिट नहीं होता था, और पुराना लॉ करंट इन्वायरमेंट में फिट ना होने की वजह से उस लॉ में बहुत सारी जो कमियां थी, जिसको हमने क्या करा, नया लॉ लाकर कमी खत्म करी, नए इन्वायरमेंट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। आगे बात समझ। दूसरा बच्चों क्या था, हाँ जी, यहां पर प्रोविजंस ओल्ड थे बच्चों, ओल्ड प्रोविजंस जो थे उसकी जगह बच्चों यहां पर क्या लाएंगे, न्यू प्रोविजंस लाएंगे जो कभी पहले थे ही नहीं। जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों, आपने सुना होगा 1 पर्सन कंपनी। इंडिया में अब 1 पर्सन भी कंपनी बना सकता है, बट कंपनीज एक्ट 1956 जब 1956 था, जब कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा था 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट। तब सिर्फ ये था कि प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर के साथ बना सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 भी ये बोलता है कि प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर के साथ बना सकते हो, बट कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है 1 मेंबर से बनाना चाहो तो आप 1 पर्सन कंपनी बना लो। तो अब देखिए बच्चों, नए नए कॉन्सेप्ट लाएंगे, नए नए प्रोविजन लाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज बेटा, जिसकी वजह से लॉ में बेटा क्या हुआ, चेंज आने से सबको फायदा हुआ। यहां पर जो लॉ में बेटा पेनल्टी थी वो बड़ी कम थी, और यहां पर उन पेनल्टीज को बढ़ा दिया गया बच्चों। सर ये बात जमी नहीं आपकी, कुछ क्या बोल रहे हो आप? पहले क्या था, कंपनीज एक्ट में अगर आपने किसी सेक्शन का डिफॉल्ट करा तो पेनल्टी थी 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी वजह से कॉरपोरेट वर्ल्ड फॉलो ही नहीं करते थे एक्ट को। अच्छा एक बात बताइए, कंपनीज एक्ट 1956 कब तक चलता रहा? 2013 तक चलता रहा, जब तक ये नया एक्ट नहीं आया। अब 2010 में अगर किसी कंपनी ने एक सेक्शन में डिफॉल्ट करा जिसके ऊपर सिर्फ 500 रुपये की पेनल्टी है, कंपनी का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, बट अगर कंपनी ने एक सेक्शन का डिफॉल्ट करा 500 रुपये की पेनल्टी है, तो वो कंपनी क्या बोलेगी, कर लो भाई डिफॉल्ट, 500 रुपये की पेनल्टी में क्या जा रहा है। नए वाले एक्ट ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भैया पेनल्टी कम होने की वजह से लॉ जो है वो कंपनी कंप्लाई नहीं करती, तो कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया बच्चों, सीधा 10 लाख कर दिए, ताकि बेटा लॉ को क्या करे, सीरियसली कंप्लाई करें। लोग जो कॉर्पोरेट्स हैं वो उसको क्या करे, सीरियसली कंप्लाई करें। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, कोरोना वायरस आया, कोविड आया, सरकार ने बेटा ऑब्लिगेशन डाल दी कि भैया कोई भी अगर पब्लिक, दिल्ली में एक ऑब्लिगेशन है कि अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हो, आप रोड पर जा रहे हो, ठीक है जी, तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। मास्क नहीं लगाओगे 2000 रुपये का चालान है, ये आपको पता है। मास्क ना लगाने पर 2000 का चालान है। अच्छा उस 2000 का चालान से डरते हैं लोग बाग, भैया पैसा जा रहा है, उससे बचने के लिए लोग बाग मास्क पहनते हैं।
लॉ कंप्लाई हो रहा है। अगर बेटा 50 रुपये का चालान होता सिर्फ, तो लोग बाग क्या करते, ऊपर 50 का नोट रखते जेब में और धड़ल्ले से पुलिस वाले के सामने से निकलते और बोलते ये ले 50 रुपये, ये ले पकड़, मुंह पे मारते 50 रुपये और क्या बोलते, चल भाई अब छोड़ दे, अब तो हम आज पूरा दिन मास्क पहनेंगे नहीं। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, पेनल्टी जितनी ज़्यादा हायर होगी, लॉ उतना ही अच्छे से कंप्लाई करा जाएगा। ये बात फैक्ट है बच्चों। जब मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे तो बेटा मोटर व्हीकल एक्ट, आपने पता है आपको मोटर व्हीकल एक्ट, पहले हेलमेट ना पहनने का चालान सिर्फ 100 रुपये का था। जब मैं 12th के एग्ज़ाम देने जा रहा था 100 रुपये का चालान था, और मेरा फ्रेंड बोलता था कि मैं एक्टिवा चला रहा हूँ और मैं जितनी भी रेड लाइट आऊगी जंप कर दूंगा, क्योंकि हम लेट थे एक दिन, बस तू ऊपर 100 रुपये का नोट रख ले, जैसी कोई आए 100 रुपये देकर हम निकल लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बेटा चलान कम से कम 1000 10 हज़ार रुपये कर दिए। अगर आपके पास आरसी नहीं है, 10,000 रुपये का चलान है, 10,000 रुपीज़ का, तो बिना आरसी के लोग गाड़ी चलाने में डरते हैं, क्योंकि 10,000 का चलान अगर एक बार कट गया पूरे महीने का राशन पानी बिगड़ जाएगा। तो ये कमी थी पुराने वाले एक्ट में कि वहाँ पर पेनल्टीज़ क्या थी, कम थी, जिसकी वजह से लॉ कंप्लाई नहीं होता था। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ बेटा, इसको समझिएगा। पहले के टाइम पर क्या था, नॉन कंप्लायंस, अगर आपने लॉ को कंप्लाई नहीं करा तो जो नॉन कंप्लायंस कॉस्ट थी, लॉ को ना कंप्लायंस करने की कॉस्ट आती थी, वो नॉन कंप्लायंस कॉस्ट लेस देन थी बेटा किससे, कंप्लायंस कॉस्ट से। कैसे, कंपनी कहती है अगर हम लॉ को कंप्लाई करेंगे तो किसी कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेंगे, फलाना 50,000 रुपये की सैलरी ले जाएगा, हैं, हमें मीटिंग करवानी पड़ेगी। इससे बढ़िया कंप्लायंस ही मत करो, इससे बढ़िया क्या मत करो, कंप्लायंस मत करो, नॉन कंप्लायंस करो, क्योंकि नॉन कंप्लायंस में पेनल्टी कितनी है, कम है। तो कंप्लायंस कॉस्ट क्या थी, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट कम थी किससे, कंप्लायंस कॉस्ट से। ये मैंने लेस देन का साइन लगाया, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट कम हुआ करती थी किससे, कंप्लायंस कॉस्ट से। तो लोग बाग क्या करते थे, नॉन कंप्लायंस करते थे, मानते ही नहीं थे। अब लॉ मेकर ने क्या कर दी, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट, लॉ में करने वाला, अब अगर लॉ कंप्लाई नहीं करोगे तो नॉन कंप्लायंस कॉस्ट क्या कर दी, ग्रेटर कर दी बच्चों, ज़्यादा कर दी किससे, कंप्लायंस कॉस्ट। अगर एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर करके कंप्लायंस करवाओगे तो 50,000 महीना लेगा, और अगर किसी सेक्शन में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो सीधा 1,10,00,000 रुपये की पेनल्टी है। तो कंपनी ने लॉ को कंप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि नॉन कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई किससे, कंप्लायंस कॉस्ट से। तो बेटा लोगों ने क्या करा, कंप्लायंस करना शुरू कर दिया। जहां पर खर्चा कम होगा लोग तो वही करेंगे, तो कॉर्पोरेट्स भी वही कर रही थी। पहले कॉर्पोरेट नॉन कंप्लायंस इसलिए करती थी बिकॉज नॉन कंप्लायंस में खर्चे क्या होते थे, कम। अगर आपने लॉ को डिफ़ॉल्ट भी करा तब भी कॉर्पोरेट्स के ऊपर पेनल्टी 500 रुपये की, 100 रुपये की आती थी। तो वो डिफ़ॉल्ट ही करते थे, नॉन कंप्लायंस करते थे, कंप्लायंस करते ही नहीं थे। बट अब बेटा अगर आप देखो नए वाले कंपनीज एक्ट में, नॉन कंप्लायंस अगर आपने करा तो नॉन कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, कंप्लायंस कॉस्ट से। तो अब बेटा कॉर्पोरेट्स क्या प्रेफर करती है, कंप्लायंस करना प्रेफर करती है, क्योंकि नहीं कंप्लायंस करेंगी तो क्या होगा, उनके ऊपर नॉन कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा लगी हुई है। अब एक CS हायर करेंगे, 50,000 की सैलरी देंगे, नहीं कंप्लायंस करेंगे तो बेटा 1,00,000 की सीधा एक डिफ़ॉल्ट पे लग जाएगी पेनल्टी। तो ये कुछ रीज़न थे बेटा जिसकी वजह से लॉ क्या हुआ, पुराने वाला रिपील हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसी क्या आफत आ गई थी, खत्म कर दिया। देखो बेटा मैं वो टीचर नहीं जो शुरुआत से सेक्शन 2 से डेफिनेशन पढ़ाना शुरू कर दूं, कंपनी के फीचर पढ़ाना शुरू कर दूं। वो तो बेटा आपको पहले से पता है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या, कंपनी के फीचर्स क्या हैं। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपकी कहीं बुक्स में नहीं लिखी हुई बच्चों, जो आपको पता होनी चाहिए। विदाउट नोइंग दिस आप कंपनीज एक्ट जो पढ़ेंगे वो बेफिजूल है। तो पहली बात तो इन्वायरमेंटल बहुत सारा चेंज आया है, इन्वायरमेंटल चेंज आया है। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करो चाहे एप्पल यूज़ करो, अपडेट्स आते हैं। आप अपडेट्स क्यों करते हो बेटा, अपडेट रहने के लिए, नहीं तो आपका बेटा वो पुराना जो आपका सिस्टम है, आपका सॉफ्ट जो फ़ोन है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से चलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। यही बोला गया कि लॉ कंपनीज एक्ट 1956 पुराना था, ठीक है, उसको क्या करा, चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए लाया गया बिकॉज पुरानी इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमारा, पुरानी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो पुराने हिसाब से थी, पुराने लॉ के हिसाब से। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज है तो उसमें पुराने वाला लॉ फिट नहीं होता, इसलिए देयरफॉर क्या बनाना जरूरी है,
नया लॉ बनाना जरूरी है। फिर पुराने वाले कंपनीज एक्ट में प्रोविजन ओल्ड थे तो उसकी जगह पर कुछ नए प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस करा। फिर पुराने वाले कंपनीज एक्ट में पेनल्टी बहुत कम हुआ करती थी और इस केस में बेटा पेनल्टी क्या कर दी, कंपनीज एक्ट 2013 में बढ़ा दी बच्चों। और पुराने वाले कंपनीज एक्ट में नॉन कंप्लायंस कॉस्ट, मेरे साथ साथ बोलेगा बच्चों, नॉन कंप्लायंस, लॉ को कंप्लाई नहीं करा तो कॉस्ट क्या थी, कम थी कंप्लायंस से। और नए वाले एक्ट में क्या कर दिया, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा दी। अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 का चालान है, इस वजह से लोग हेलमेट पहनते हैं। अगर हेलमेट का चालान सिर्फ 50 का हो तो लोग बाग नहीं पहनेंगे, वॉयलेट करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये का स्टड्स का हेलमेट 1200 रुपये का आता है, कह रहा 50 का चालान कटवा लेंगे, बढ़िया है, क्योंकि हेलमेट खरीदने की कॉस्ट ज़्यादा है नॉन कंप्लायंस से। बट अगर नॉन कंप्लायंस, अगर हेलमेट ना पहनने की सज़ा अगर 5000 है, फाइन अगर 5000 और हेलमेट की कॉस्ट 12000 है, तो लोग बाग क्या करेंगे, हेलमेट ही पहनेंगे, कंप्लायंस की तरफ जाएंगे। यही लॉ मेकर ने बेटा बात पकड़ी, पहले नॉन कंप्लायंस कॉस्ट कम थी, अब नॉन कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा कर दी बच्चों। ये कुछ रीज़न थे बेटा कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 जो आया। आई होप ये बात समझ आ गई बच्चों। जितना भी मैंने लिखा है क्या आपको बस इसको देखना है, नहीं बच्चों, जितना भी मैं लिख रहा हूं बच्चों आपको इन सबको लिखना है, कंटेंट को। आप पॉज करिए अपनी वीडियो को, पॉज करके सारा का सारा कंटेंट नोटिंग कीजिए। जो भी बच्चों मैं पढ़ाऊंगा ये नोट्स जो हैंड रिटन बन रहे हैं सारे आपको नोटिंग करनी है, आपके काम आएगी जब आप फाइनल, जब आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे तो एक दिन जो एग्ज़ाम से पहले वाली रिवीजन होगी इन्हीं नोट्स से होगी वो, क्योंकि कंप्लीट नोट्स अगर आप बुक खोल कर देखोगे 700-800 पेज की नहीं पढ़ पाओगे एक रात में, तो आपको ये हैंड नोट्स काम आएंगे बच्चों वहाँ पर रिवीजन के लिए। आई होप ये बात समझ आई। तो बच्चों मैं जितना भी कंटेंट लिख रहा हूँ आपको सारा का सारा कंटेंट क्या करना है, नोटिंग करनी है। ये मेरी श्योरिटी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा एट द एंड ऑफ क्लास आपको सब कुछ याद होगा, और मैं आपको सारे के सारे कारण बताऊंगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये इतनी बातें। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट के 3 पार्ट्स है बेटा, 50, 40, 10, और हम सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं, 50 पार्ट्स वाला पोर्शन। फिर हमने पढ़ा कि सबसे इंडिया में सुप्रीम कौन है, तो बेटा इंडिया में सुप्रीम कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से तीनों बॉडीज को हमारे इंडिया में पावर मिलती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चाहे वो जुडिशरी बॉडी हो। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये कंपनी लॉ क्या करता है, सर ये कंपनी लॉ रेगुलेट करता है किसके, बिजनेस को, कंपनी के। भाई लोग बाग कंपनी क्यों बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। उस बिजनेस को रेगुलेट करने का जो लॉ बना हुआ है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। आप बैंक में बेटा आपका अकाउंट है, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इन सब चीज को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बना हुआ है बैंक्स के ऊपर। ऐसे ही कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इंडिया में पहला कंपनीज एक्ट कब बना था, 1850 में, और इंडिपेंडेंस के बाद पहला कंपनीज एक्ट 1956 में बना था। और कंपनीज एक्ट 1956 क्यों रिपील होकर कंपनीज एक्ट 2013 आया, ये भी मैंने आपको बता दिया, 3 रीजन। आई होप ये बात समझ आ गई, पक्का। अब सुनो ध्यान से, अब जो कंपनीज एक्ट क्या है 2013 है, जो कंपनीज एक्ट क्या है 2013 है, इस कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा टोटल 470 सेक्शन है बच्चों। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है बच्चों इसमें। इसके अलावा यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 में 7 स्केड्यूल्स हैं बच्चों। हाँ जी 7 स्केड्यूल्स हैं, 7 स्केड्यूल भी बच्चों यहां पर जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है, कंटेंट बता रहा हूं बच्चों अब आपको कंपनीज एक्ट 2013 का। इसके अलावा हम एक कंपनीज एक्ट में रूल्स भी पढ़ने हैं, और रूल्स कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा हमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या है, आईसीएसआई द्वारा बनाए गए बच्चों। ये जैसे आपको पता होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है,
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है, वैसे हमारा इंस्टीट्यूट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाता है। सर ये क्या है? क्योंकि जो सीएस को डिपार्टमेंट मिलता है ना बच्चों कंपनी में, वो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है। शेयर होल्डर की मीटिंग करवाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाना, मीटिंग्स के मिनट्स बनाना, ये सब सेक्रेटेरियल वर्क है। तो इस सब सेक्रेटेरियल के लिए क्या बनाया गया? आईसीएसआई द्वारा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाए गए। ये भी पढ़ने हमें। इसके अलावा बच्चों हमें क्या पढ़ना है? नोटिफिकेशंस। क्या पढ़ना है बच्चों में? नोटिफिकेशंस हैं। यस। इसके अलावा हमें क्या पढ़ने हैं? सर्कुलर्स हैं। इसके अलावा हमें क्या पढ़ने हैं? ऑर्डर्स। यस। ये सब जो कौन इशू करता है टाइम टू टाइम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये भी पढ़ने हैं। ये सब बच्चों हमारे सिलेबस का पार्ट है। इतना कुछ हमें कंपनीज एक्ट में पढ़ना है। सिर्फ कंपनीज एक्ट के सेक्शन नहीं पढ़ने बच्चों, याद रखिएगा। कंपनीज एक्ट के सिर्फ सेक्शन नहीं पढ़ने, याद रखिएगा। एक तो कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शन तो 470, ये तो पढ़ने ही है। प्लस इसके साथ हमारे यहाँ पर कितने स्केड्यूल हैं? 7 स्केड्यूल हैं कंपनीज एक्ट में, ये भी पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पर रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है, वो भी पढ़ने हैं। एज वेल एज यहाँ पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है बेटा, आईसीएसआई बनाता है, वो भी पढ़ने हैं। और इसके अलावा नोटिफिकेशन, सर्कुलर और ऑर्डर्स है बच्चों, वो जो एमसीए टाइम टू टाइम रिलीज करता है, ये भी पढ़ने हैं। और ये 479 जो बेटा सेक्शंस हैं, ये 29 चैप्टर्स में लिखे गए हैं बच्चों। हाँ जी, कितने चैप्टर में लिखेंगे? 29 चैप्टर्स में। ये 29 चैप्टर में 470 सेक्शन लिखे गए हैं। ये सब पढ़ने हमें। अब ये कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा आपके पास एक तो आईसीएसआई का मॉड्यूल तो है ही। आईसीएसआई मॉड्यूल के अलावा बच्चों मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ? वेबसाइट बताने वाला हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट जो लॉ मेकर ने लॉ लिखा है वो पढ़ सकते हो। तो बेटा एक वेबसाइट देखिए, mca.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स.gov.in वेबसाइट पर जाना है। और यहाँ पर बेटा एक एक्ट एंड रूल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें कंपनीज एक्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपको ई बुक ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। ये बेटा पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो लॉ मेकर ने लिखा है वो आ गया हमारे सामने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बेटा लॉ बनाया था ये। देखो कितना है, चैप्टर 1 से लेकर कितने चैप्टर है बेटा? 29 चैप्टर। और सेक्शन कितने? 470 बताया था बेटा। देख लो, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 एंड 2 है। चैप्टर 2 में 3 टू लेकर सेक्शन 22 है। चैप्टर 3 में बेटा सेक्शन 23 से लेकर 41 है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में कितना है? 42। चैप्टर 4 में सेक्शन 43 से लेकर 72 है। ऐसे बेटा टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं? हमारे यहाँ 29 चैप्टर्स है बच्चों टोटल। और उस 29 चैप्टर में कितने सेक्शन दिए हुए हैं? 470 सेक्शंस। ये रहे चैप्टर्स। अब इसके अलावा देखो बेटा कंपनी रूल्स, ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी रूल्स। जितने नंबर ऑफ चैप्टर उतने नंबर ऑफ हर चैप्टर वाइज रूल्स भी हैं। देखो कितने चैप्टर हमारे यहाँ? 29 चैप्टर्स। तो 29 चैप्टर्स के अलग अलग रूल्स भी बना रखे हैं बेटा। ये देखो 29 चैप्टर के अलग अलग रूल्स। सर मतलब समझा नहीं। देखो मतलब बताता हूँ। जैसे कि आप चैप्टर 2 की हेडिंग देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर 22 तक हम इनकॉर्पोरेशन की बातें पढ़ते हैं कि कंपनी को कैसे बनाया जाएगा, इनकॉर्पोरेट करा जाएगा। तो बेटा चैप्टर 2 में देखो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स भी दे रखे हैं। हर चैप्टर वाइज क्या है? सेक्शन भी है, हर चैप्टर वाइज रूल्स भी है। चैप्टर 3 बात किसकी करता है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। चैप्टर 3 किसकी बात करता है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। और इसके लिए रूल्स भी बने हुए बेटा चैप्टर 3 के, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पार्ट ए। तो जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स उतने नंबर ऑफ क्या बेटा? रूल्स भी है बेटा, याद रखिएगा। और रूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा। तो हमें ये सिर्फ सेक्शंस नहीं पढ़ने, सेक्शंस के साथ हमें क्या पढ़ने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स। अब पुराने वाले कंपनीज एक्ट में क्या खासियत थी? उसमें सिर्फ सेक्शन थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स नहीं थे। नए वाले कंपनीज एक्ट में सेक्शन भी दे रखे हैं और रूल्स भी दे रखे हैं। मतलब कुछ पार्ट जो लॉ का लिखा है वो सेक्शन में लिखा है, और कुछ पार्ट लॉ जो लिखा है वो रूल्स में लिखा है। समझे आप? कुछ पार्ट लॉ का किस में लिखा है? सेक्शंस में। और कुछ पार्ट जो लॉ लिखा है बेटा वो किस में लिखा है? रूल्स में। आई होप ये बात समझ आई आपको।
पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? तो बेटा ये सब पढ़ना है। अब इसके अलावा मैंने क्या बोला आपको, ये तो बेटा सेक्शन तो रूल्स हैं ही, इसके अलावा अगर आप गौर करो तो बच्चों ये नीचे आपको दिखाता हूँ, टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्कुलर निकालती है बेटा, नोटिफिकेशन इशू करती है, ऑर्डर इशू करती है, ये भी हमें पढ़ना है बच्चों। तो मैंने ये भी तो दिया, देखो नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड ऑर्डर्स, ये सब पढ़ना है बच्चों, सब पढ़ना है। यस, तो कंपनीज एक्ट के हमारा कंटेंट क्या क्या हुआ बच्चों को नहीं पता था बच्चों, ये सच बता रहा हूँ। आप किसी बच्चे जिसने आधा सिलेबस कर लिया, पूरा सिलेबस कर लिया, उससे पूछना कि तू कंपनीज एक्ट में क्या क्या पढ़ता है, नहीं बता पाएगा वो। मतलब इतनी भी बच्चों में आजकल सिंसेरिटी नहीं है कि वो ये बता पाए कि वो कंपनीज एक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो आप सेक्शंस पढ़ते हो, आप एक आप स्केड्यूल्स पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में, इवन रूल्स पढ़ते हो एमसीए के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशंस आती है, सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो भी आप पढ़ते हो। ठीक है, इन सबको चीज़ों को कंपाइल करके ये बेटा मैंने अपनी बुक बनाई है। और ये बुक बेटा जो बनाई है मैंने, इसको इसमें जो कंटेंट दिया गया ये ICSI से कंटेंट लिया गया बेटा। ICSI का जो मॉड्यूल आपके घर आया हुआ है बेटा, वो भी यही कंटेंट है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया बेटा आपका सिलेबस। तो आपका ये सिलेबस है बेटा, ये यही नहीं पता था बच्चों को कि वो क्या है उनका सिलेबस। और एग्ज़ाम सर पर होते हैं बच्चों, मैं किसी की गलती नहीं बोलूँगा, बस सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन की बात करूँगा। जो डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड होता है एग्ज़ाम पास करने के लिए, वो डिटर्मिनेशन और वो सिंसियरिटी आज के स्टूडेंट्स में नहीं है। ये फैक्ट है। बच्चों को आजकल क्या है, अच्छी चीज़ कम पसंद आती है और बुरी चीज़, मतलब बच्चा के कोई भी हो बच्चों, बुरी आदतें जल्दी लगती हैं, अच्छी आदतें नहीं लगती। अगर आपको लीनियंसी दी जाए कि आप पढ़ो मत, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, ये फैक्ट है। तो सिलेबस तक नहीं बच्चों को आजकल पता होता है, ये बेटा बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात है। बट मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, आपने जो कदम रखा है CS एग्जीक्यूटिव में, आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपका ये इतना सारा कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं तो बुरा मत मानिएगा कि सर इतना सारा सिलेबस। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा बता देता हूं, चलो इसके अलावा बच्चों हमारे कंपनीज एक्ट में 4 अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं। हाँ जी, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करा। फिर बेटा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया जिसने कंपनीज एक्ट 2013 को फिर अमेंड करा। फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, फिर उसने कंपनीज एक्ट को अमेंड करा। फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, फिर उसने कंपनीज एक्ट को अमेंड करा। तो कुल मिलाकर 4 अमेंडमेंट एक्ट भी है बेटा, ये भी पढ़ने हैं आपको। और इन चारों अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा बच्चों, अमेंडमेंट की है। किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस जो लिखे हैं उसमें अमेंडमेंट की है। ये कोई अपने आप में कोई दूसरे एक्ट नहीं, नाम ही देखो ना, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। इन एक्ट का पर्पस क्या था? इन एक्ट का पर्पस था कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें अमेंडमेंट करनी है। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट साल कितने आए अभी तक बेटा? अभी तक 4 आ चुके हैं, 2015, 2017, 2019 और 2020। और इन चारों अमेंडमेंट एक्ट ने बेटा क्या करा है? कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करा है। ये भी नहीं बच्चों को पता था कितने अमेंडमेंट एक्ट है बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंसियरिटी, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। आगे बात समझ। तो बेटा क्या क्या कंटेंट आपका जो आपको पढ़ना है, ये तो बेटा क्लियर कर लो। एक तो कंपनीज एक्ट पढ़ना है 2013, इसके अलावा 4 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ने हैं जिन 4 अमेंडमेंट एक्ट ने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट की है। इसके अलावा स्केड्यूल पढ़ने हैं 7। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा ICSI के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन, रूल्स, ऑर्डर भी पढ़ने हैं जो टाइम टू टाइम कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप बच्चों ये बात समझ आ गई आपको, पक्का? ये बेटा आपका कंटेंट है। अब इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे लगता है पूछना चाहिए। ऑलमोस्ट 99% बच्चे इसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है वो देखिए बच्चों, आपके मॉड्यूल में भी दिया हो बच्चों, वेदर कंपनीज एक्ट
इज ए स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन। मैं बेटा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता जवाब, क्योंकि आप तो अभी पहली क्लास है, आप तो अभी आए हो बेटा एग्जीक्यूटिव में। अगर आपको बच्चों सिंसियरिटी चेक करनी है अपने सीनियर्स की कि रिजल्ट कम क्यों आता है एग्जीक्यूटिव का, ऐसा नहीं है बेटा ICSI पास नहीं करना चाहता, हम पढ़ते नहीं है इसलिए रिजल्ट नहीं आता। आप ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो आप समझ जाओगे रिजल्ट ना आने का कारण बच्चे ही हैं, वो खुद नहीं पढ़ रहे, इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या कंपनीज एक्ट स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन है? क्या अकेला बस कानून है ये जिसको बस पढ़ना है? नहीं बच्चों, कंपनीज एक्ट स्टैंड अलोन नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है, इसके साथ तो स्केड्यूल भी पढ़ने हैं, इसके साथ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स भी पढ़ने हैं, इसके साथ तो ICSI के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी पढ़ने हैं, और इसके साथ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन, सर्कुलर और ऑर्डर्स भी पढ़ने हैं। तो बेटा ये बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, पहले चैप्टर की दूसरे पेज पे मॉड्यूल में दी हुई ये बात, ये वाली। तो बेटा आंसर इज नोट, आंसर इज नोट। कंपनीज एक्ट हैज टू बी रेड। अब जो कंपनीज एक्ट है उसको बेटा क्या करना है आपको, कंपनीज एक्ट 2000 जो 13 है, हैज टू बी रेड along with, कंपनीज एक्ट 2013 हैज टू बी रेड along with नोटिफिकेशंस, ठीक है, along with नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर्स, सर्कुलर ऑर्डर्स, सर्कुलर ऑर्डर, रूल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अलावा कंपनीज एक्ट को बेटा पढ़ते समय सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है ICSI के, ये भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो कंपनीज एक्ट स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये अकेला कंपनीज एक्ट आप नहीं पढ़ोगे बच्चों, वो बेटा सही नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। कंपनीज एक्ट को पढ़ने के लिए आपको कंपनीज एक्ट के साथ, कंपनीज एक्ट के साथ अलॉन्ग विद, इसके साथ क्या पढ़ना है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, रूल्स और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ICSI के पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर इन टोटलिटी आपको कंपनीज एक्ट समझ आएगा। आई होप ये बच्चों बात क्लियर हो गई। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों, समझे आप? तो बच्चों ये मैंने आपको बेसिक कुछ बातें बताई है, अभी ऑल दो बेटा कंपनीज एक्ट की बेसिक बातें खत्म नहीं हुई, बेसिक बातें कंपनीज एक्ट की भी खत्म नहीं हुई, अभी तो बेटा और बेसिक्स बातें हैं जो बतानी है। बट ये मैं जो आज जो आपको बताया, होप आपको ये जितनी बातें मैंने बताई उतनी क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से बेटा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक पढ़ा हमने पढ़ा कि कौन हमारे इंडिया में सुप्रीम कौन है, तो बेटा हमारे इंडिया में सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे इंडिया में जो 3 बॉडी हैं उन तीनों को पावर कहाँ से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन। वो तीनों बॉडी के नाम जरा बताएंगे, पहला लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी, तीसरा और जुडिशरी बॉडी। इन तीनों ही बॉडी को पावर कहाँ से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है सर। कंपनी लॉ बेटा क्या है, गवर्निंग लॉ है बेटा। कंपनीज एक्ट क्या है, गवर्निंग लॉ है, किसके लिए, कंपनीज के लिए। ये कंपनीज के बिजनेस को रेगुलेट करता है। अच्छा, पहला कंपनीज एक्ट कब आया, 1850 में। और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद पहला कंपनीज एक्ट कौन सा आया, 1956 में। ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 क्या हुआ, रिपील हुआ बच्चों, मैंने वर्ड क्या बोला, रिपील हुआ। और उसके बाद कौन सा एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया। ठीक है। क्यों, क्योंकि पुराने वाले कंपनीज एक्ट में कुछ कमियां थी जिसको खत्म करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया। अब कंपनीज एक्ट में क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है, तो कंपनीज एक्ट में सर 470 सेक्शन पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स में, 29 चैप्टर्स में। इसके अलावा स्केड्यूल पढ़ने हैं 7। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो रूल्स बना रखे हैं वो पढ़ने हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सर्कुलर पढ़ने हैं। इसके अलावा ICSI के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड और 4 अमेंडमेंट एक्ट आए हैं। ये मिलाकर पूरा इन टोटलिटी हमारा कोर्स बनता है कंपनी लॉ का। ये बेटा इन टोटलिटी मिलाकर हमारा सिलेबस बनता है किसका, सिलेबस ऑफ कंपनी लॉ। ये मिलाकर आपका बेटा सिलेबस बन गया किसका, कंपनी लॉ का। ठीक है जी। और यही बेटा कंपनीज एक्ट इन टोटलिटी में पढ़ा जाता है। अब इसके ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ इस तरह से, क्या कंपनीज एक्ट स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, तो आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, उसको अकेली नहीं पढ़ा जाता कंपनीज एक्ट को।
कंपनीज एक्ट को पढ़ने के लिए कंपनीज एक्ट के साथ जो रूल्स बने हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर्स, इन सब को भी पढ़ना पड़ता है। आई होप बच्चों ये बात समझ आ गई। आज इतना ही करेंगे बच्चों। आप लोगों को बच्चों मैं बता दूं, जितना भी बच्चों में पढ़ाऊंगा उन सब के नोट्स हैंड रिटन आपको बनाऊंगा। ये सारे नोट आपको नोटिंग करने हैं। पढ़ते समय बच्चों एक नोटबुक, एक पेन आपके पास ऑलवेज होना चाहिए। एक पेन और एक नोटबुक, रजिस्टर ऑलवेज अपने पास लेकर बैठो। आप ऑनलाइन क्लास में तो बेटा ये नहीं है कि आपको टीचर नहीं दिख रहा तो आप लेट जाओ। हमेशा अटेंटिव मोड में आप बैठकर क्लास को देखेंगे। और ड्यूरिंग द क्लास अगर मोबाइल पर क्लास देख रहे हैं, जितने मर्जी फ़ोन कॉल्स आ जाए, जितने मर्जी फ्रेंड के फ़ोन आ जाए, आप नहीं उठाओगे। जितने मर्जी आपके डियर के फ़ोन आ जाए कि खाना खाया नहीं खाया, बाद में रिप्लाई करना, पहले क्लास देख लो। समझे आप? ये इतनी सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी तो लाओ बच्चों। अदरवाइज़ आप अगर जितना पढ़ोगे, जितना मैंने आपको पढ़ा, अगर आप उतना अच्छे से सुनोगे सिंसेरिटी के साथ, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे, टू बी फ्रैंक बच्चों, सच बता देता हूँ, अटेम्प्ट तक 60% 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं ऑनलाइन में जो कोर्स भी पूरा नहीं देखते बच्चों। अटेम्प्ट उनका आ चुका होता है, अभी वो 8वें 10वें चैप्टर पर होते हैं और ऑलमोस्ट आपके क्या है, मोर देन 20 चैप्टर्स है। कंपनी लॉ की बात करूं तो बेटा कंपनी लॉ में आपके 24 चैप्टर है बच्चों, और बच्चे देख कितने पाते हैं, सिर्फ 8-10, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंसेरिटी और डिटर्मिनेशन। कहीं कोई कोर्स ज़्यादा नहीं है बच्चों, सिर्फ क्या है, सिंसेरिटी नहीं है। तो आप जब भी पढ़ो, पेन पेपर लेकर, रजिस्टर लेकर पढ़ो, और बेटा बैठ कर पढ़ो। हाँ जी, कभी लेट कर मत पढ़ो, हमेशा ऐसे छाती को कहते हैं 56 इंच की छाती, वैसे करके बैठो। बिल्कुल अटेंटिव मोड में बैठो, ताकि जितना भी पढ़ो उसको ईजिली क्या कर पाओ, समझ पाओ और याद भी हो जाए। याद करवाना बेटा मेरी जिम्मेवारी है। एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 वीक, ये मेरी श्योरिटी है, आपका फेवरेट पेपर लॉ होगा। लॉ इतना गहराई में बेटा, इतना समुद्र है, जितना मर्जी पढ़ लो कम है, आपका फेवरेट पेपर बनने वाला है ये। आप खुद कहोगे सर और पढ़ाओ सर, इतना मज़ा आ रहा है, इतना इंटरेस्टिंग है। कोई थ्योरी नहीं है बच्चों। ये लॉ को समझने के लिए बेटा आपको टेक्निकली सोचना पड़ता है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है, इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों लॉ। तो हम सारे के सारे नोट्स बनाएंगे बच्चों, नोट्स जितने बनाएंगे आपको सब नोटिंग करनी है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा, ये आपको लास्ट में बता देता हूँ आज के लेक्चर ख़त्म होने से पहले। आपका जो एग्ज़ाम आएगा बच्चों, हाँ जी, आपका जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम आपका कितने मार्क्स का आएगा? एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का आएगा बच्चों। और सारा का सारा जो एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा वो सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा बच्चों। कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जो आपने CSEET में ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, कुछ भी वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला। अगर आप पहले से फाउंडेशन पास करके अगर रूट से आ रहे हैं तो फाउंडेशन में भी आपने ऑब्जेक्टिव करा होगा। यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिव होगा। दूसरी चीज़, ये आपका 100 का 100 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। दूसरी चीज़ बच्चों, इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्ज़ाम में, और 6 के 6 कंपलसरी होते हैं। बस इसमें बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसका एक ऑप्शन होता है 2A, चाहे 2 कर दीजिए चाहे 2A कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 का एक और ऑप्शन होता है क्वेश्चन 5 और 5A। ये बेटा एग्ज़ाम का पैटर्न है। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? 6 आने हैं। पर जो क्वेश्चन 2 होता है उसका एक और पार्ट होता है क्वेश्चन 2A, और क्वेश्चन 5 का एक और पार्ट होता है 5A। आप इन दोनों में से, तो मतलब इन दोनों में से आपको एक करना होता है, क्वेश्चन 2 और 2A में से, और 5 और 5A में से। तो आपका जो एग्ज़ाम है 100 नंबर से ज़्यादा आता है पूरे एग्ज़ाम, बट हमें करना कितना होता है? 100 नंबर का, क्योंकि हम ऑप्शन में से कोई एक ही करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। ये आई होप ये आप सब क्या करिएगा बच्चों, पॉज कर आप इसको क्या करिएगा, नोटिंग कर लीजिएगा। जितना भी मैंने लिखा है इसको पॉज करके नोटिंग कीजिएगा। और जितने भी नोट्स बनाएंगे वहाँ पर हाइलाइटर बच्चों बिल्कुल यूज़ कीजिए, जैसे मैंने हाइलाइटर यूज़ करे हैं। हाइलाइटर यूज़ किया जाता है हाईलाइट करने के लिए, चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। ये एक मेमोरी ट्रिक है कि आप हाईलाइट करोगे, क्लिक करेगा वो चीज़ आपने हाईलाइट की हुई है माइंड में। ये सबको नोटिंग करना बेटा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल भी दूँ ना बच्चों, ठीक है, अगर मैं कोई एग्जाम्पल भी दूँ, वो एग्जाम्पल भी आपको नोट करना है, क्योंकि कल को जब आप भूल जाएंगे मेरा पढ़ाया हुआ, वो एग्जाम्पल पढ़ के भी आपको याद आ जाएगा। और ये नोट्स जो आपने बनाए, नोट्स पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे।
सो मेक श्योर कुछ भी लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, आप सारा का सारा बेटा लिखेंगे। आगे बात समझ पक्का। आज तो बेटा मैंने सिर्फ आपको रूबरू करवाया, आपके सिलेबस से थोड़ी बेसिक बातें बताई हैं। अभी कंपनी लॉ बेटा बेसिक खत्म नहीं हुआ है, 3 से 4 क्लास में कंपनी लॉ का हमारे बेसिक ही चलते रहेंगे। उसके बाद जाकर फाइनली हमारा चैप्टर 1 शुरू होगा, जिसमें कंपनी की मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वहां तक पहुंचने में तो मुझे 3-4 क्लासेस चाहिए आपको बेस बनाना आपका कंपनी लॉ का। उससे पहले तो मैं कंपनी लॉ शुरू ही नहीं करूंगा। ये सारी बातें बेटा कंपनी लॉ शुरू करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आई बात समझ। पहला कंपनीज एक्ट कब आया, इंडिपेंडेंस के बाद कंपनीज एक्ट कब आया, कंपनीज एक्ट के सिलेबस में क्या कंटेंट है, ये सब नहीं पता मैंने अगर आपको कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर बता दिए तो पहले भी आपको पता है, क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। समझे आप। तो यहाँ तक बच्चों पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों सीएस एग्जीक्यूटिव, मुश्किल नहीं है बच्चों। सिलेबस ज़्यादा होता है, मुश्किल नहीं होता। और पास होना ना होना स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों जो स्टूडेंट ज़्यादा फेलियर है, ज़्यादा नेगेटिव है, उनसे बेटा दूर रहो। जो बोलते हैं हम पास ही नहीं हुए, नहीं, पास ना होना गलत बात नहीं है। ऐसा कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कोई पास नहीं हुआ तो नेगेटिव आदमी है। पर जो पास नहीं हुआ बट वो ब्लेम अगर इंस्टीट्यूट को दे रहा है और अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले रहा, वो इंस्टीट्यूट को ब्लेम दे रहा है कि ICSI ऐसे करता है, फलाना करता है, वो गलत है बच्चों। क्योंकि पास होना, फेल होना सब आपके हाथ में, आपका सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में, उसकी चाबी आपके पास है, हमारे पास नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो कि भाई तू नहीं पास हो पाया, कोई बात नहीं, हमें भी डूबने दे, 2-4 साल एक बार हम भी क्या करें, डूब के तेरे पास ही आएंगे। ज़्यादा मत मुँह लगाओ उन लोगों को, वो थके हारे हुए लोग हैं, ज़िंदगी से हताश है। आपको भी हताश करने की कोशिश करेंगे, उनसे हताश मत होना। पॉजिटिव रहो बच्चों। आज आपके साथ जुड़ा हूँ टिल एंड, जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जितनी भी रिवीजन क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस सब मिलेंगी बच्चों। टेस्ट भी होंगे आपके टाइम टू टाइम, चैप्टर चैप्टर के आपके मैराथन्स भी होंगे, लंबी लंबी क्लासेस होंगी, रिविजनरी क्लासेस होंगी, लेट नाइट स्टडीज़ होंगी, केस स्टडीज़ होंगी, सब कवर्ड होगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, शुरू करना है। स्क्रीन पर बच्चों आप जो देख रहे हैं नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उसमें 9911548292 ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। ये मेरा पर्सनल नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो, हाँ जी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप फ़ोन करना चाहते हैं बेटा डायरेक्ट मत फ़ोन करिएगा, हो सकता है मैं क्लास में हूँ, किसी मीटिंग में हूँ। एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर कब आपको फ़ोन कर लूँ, मैं आपको कन्वीनियंट टाइम बताऊँगा, तब आप फ़ोन कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको बेटा प्रॉब्लम हो रही है पर्सनल समझने में कि एक ग्रुप करा जाए या 2 ग्रुप करा जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, सब आप चीज़ मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ। मैं आपको उंगली पकड़ा रहा हूँ, हाथ आपको खुद पकड़ना है बच्चों। आप सोचो कि मैं आऊँगा स्पून फीडिंग करवाऊँगा, तो बेटा कोई टीचर ऐसा नहीं करता, और ना ही आप ऐसा करवाना चाहोगे, और ना ही ऐसा करके आपका रिजल्ट आएगा। स्पून फीडिंग कोई नहीं करता। मैं आपको उंगली दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, मेरा हाथ पकड़कर मेरे से जितना भी ज्ञान आपको लेना आप ले सकते हो, जितना भी डाउट आपको पूछना आप पूछ सकते हो। अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। मैं आपका रिसोर्स हूँ जिसके जरिए आप CS बनोगे, तो इस रिसोर्स को आपको क्या करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए बच्चों, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। आपने अगर ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी तो बेटा ये जिम्मेवारी को मैं अच्छे बखूबी से निभाऊंगा। पूरा एंड तक आपका सिलेबस बच्चों रिवीजन के साथ बेटा याद करवाऊंगा। बस आपको प्रॉमिस करना कि आप भी मेरे साथ पढ़ोगे। ठीक है जी। मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ रहे, उसका क्या फ़ायदा। ठीक है जी, आपको भी योगदान देना पड़ेगा, तभी काम होगा। खुश रहिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बाय बाय बच्चों।